हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस बार मैं गणित का सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए गणित का पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट की हुई थी, प्राइमरी वाली सीटेट की आज। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? कैलकुलेटरों का उपयोग, विभाजन या भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग और भिन्न डिस्क का उपयोग। ठीक, अब देखिए कैलकुलेटर का उपयोग अगर अब बच्चे को छोटे से सिखाएंगे तो क्या होगा, उसका जो कैलकुलेशन है वो वीक रह जाएगा। ठीक, विभाजन भाग विधि एकदम प्राथमिक स्तर पर वो भाग विधि को नहीं जानता होगा और ये उचित भी नहीं होगा। लघुत्तम समापवर्त विधि, अब प्राइमरी की बात हो रही है तो कक्षा 1-2 में एकदम प्रारंभिक स्तर पर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का उसे ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके गलत हैं, ये सब कुछ नहीं होंगे। इसमें जो एक लगा हुआ है भिन्न डिस्क का उपयोग, वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसमें जो आप आंसर्स हैं चारों ऑप्शन को पढ़ के अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करते हैं तो भी आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग सही होगा, पहला ऑप्शन। फिर क्या है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबटाइजिंग, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा यानी कि सबटाइजिंग के कौशल का प्रदर्शन करता है? सबटाइजिंग होता क्या है? तो सबटाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो उसको हम बस देख के बता दें कि ये कितना होगा बिना गिने। ठीक है, वही होता है सबटाइजिंग। तो विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, ये नहीं होगा आपका। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करता है, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं या डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसने पासे को उछाला और उसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने देख कर ही बता दिया कि ये 4 डॉट्स हैं। ठीक है, तो यही आपका होता है सबटाइजिंग। तो ये आपका जो होगा ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी, तो क्या होंगी, हतोत्साहित, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। सरल, मजबूत, कम, तो कम भी नहीं होगा, सरल भी नहीं होगा, तो आपका होगा क्या, मजबूत जो होगा। ठीक है, तो मजबूत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब है 34। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये तो अच्छी बात है, तो ये तो होगा नहीं, ये निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, और इसमें पूछा है क्या, भय को बढ़ाना, और भय क्या है, निगेटिव है, तो इसमें हमें क्या करना है, निगेटिव वाला चूज़ करना होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, तो गणित में क्या हो जाएगा, प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त क्या है, प्रकृति है, ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ये भी नहीं होगा। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ये भी सही होता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं गणित में। तो जो गणित है वो क्या है, जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो ये अमूर्त होता है, जैसे हम क्या होता है, किसी बच्चे को ये नहीं समझा पाते हैं
कि 2 का घात 2 कितना होगा या 4 का घात 3 कितना होगा, वो कहेगा ये घात क्या होता है, कहेगा अगर हम बोलेंगे कि 4 का घात 3 कितना होता है 64 होता है, तो वो पूछेगा कैसे होता है। तो ये जो होता है ये अमूर्त चीज़ें होती हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति जो होगी ये आपका सही जवाब होगा। अब क्या है प्रश्न संख्या 35 में क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ये भी नहीं होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, ये भी गलत है। केवल पुरुष के लिए ही नहीं बना है, उसको लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। तो ये जो धारणा है ये समाज की है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है प्रश्न संख्या 36। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो केवल बच्चों का मनोरंजन करना ही उसका उद्देश्य नहीं है, ये नहीं होगा। अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को व्यस्त रखना, ये भी नहीं होगा। विचारों का बहिर्वेशन, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, फिर क्या है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो रामानुजन जो थे वो क्या थे, केवल गणित में थे, खगोल में नहीं थे। आर्यभट्ट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट क्या थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 38 क्या है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने क्या किया, 350 ग्राम पालक खरीद लिया और उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये लिए और 21 रुपये उसने कैसे कैसे लिए, 6 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 6 रुपये और उसके बाद 3 रुपये लिए। 6, 6, 12, 6, 18 और 3, 21 रुपये हो गए। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, तो अस्पष्ट तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अस्पष्ट है, तो ये अस्पष्ट नहीं है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, इस कौशल से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। फिर क्या है तीसरा ऑप्शन, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो केवल सी जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, केवल सी। ठीक, फिर है प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो ऑप्शन क्या है, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे हस्त कौशल है और बच्चे खुद इसका खोज कर रहे हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर क्या है प्रश्न संख्या 40। अब प्रश्न संख्या 40 क्या है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है प्रश्न संख्या 40। तो ऑप्शन क्या है, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन बी है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहीं खड़ा या खड़ी है। ऑप्शन सी है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम निपुणता का मूल्यांकन करता है। तो 40 जो है इसका सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी वाला जो होगा। ठीक, तीसरा वाला, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ठीक है,
अब है 41, अधिक कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा, ये सब जो अवधारणाएं हैं ये कैसी हैं, ठीक है। तो सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण हैं? नहीं, ये केवल अंग्रेजी के विशेषण ही नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर या अवधारणाएं हैं? तो हाँ, ये क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा, प्री संख्या, जो पूर्व संख्या है, प्री नंबर्स जो होती हैं, क्या होते हैं, नंबर्स की जो तुलना की जाती है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम में लिखना अवरोही क्रम में लिखना, तो इसी के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है 42, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है? नहीं, ये तो गलत होगा, ठीक। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है? हाँ, ये सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है? हो सकता है पर कह नहीं सकते एकदम कन्फर्म। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है? ये बिल्कुल सही है। तो बी और डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी और डी जिसमें दिया है ये देखो, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी और डी। अब क्या है, प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं? बिल्कुल सही है, करती हैं मदद। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। भाई, विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं? ये सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं? ये भी सही है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है प्रश्न संख्या 44, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। तो देखिए, ये अब जो है ये निगेटिव हो जाता है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे नंबर ला रहा है आप केवल उसी की प्रशंसा करें, ठीक है। जो और स्टूडेंट हैं उनको इससे क्या होगा, वो इससे हतोत्साहित होंगे, उनके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं, या जो केवल अच्छे नंबर पाते हैं केवल उन्हीं की प्रशंसा करें। आपको क्या करना चाहिए, सबकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करता है या पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो क्या होगा, अभिसारी नहीं होता है, ठीक है, यह हमेशा जो है अभिसारी नहीं होता है। तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हैं, सही हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी, ठीक। अब क्या है, प्रश्न संख्या 46। तो प्रश्न संख्या 46 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अब इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में क्या होगा, ये अवरोही क्रम इसका होगा सबसे बड़ी, देखिए 10.5 संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। फिर क्या है, 1.50 जो है वो है। उसके बाद फिर क्या है, 1.055 हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा, 1.05 हो जाएगा। फिर 1.005 हो जाएगा। फिर 0.155 हो जाएगा। तो आपका जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये जो सी वाला ऑप्शन है यही आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 + ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और इसमें पूछ रहा है
कि इसके विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसमें -5 -5 जो है वो +5 से कट जाएगा, ठीक है। फिर -5 +5 से कट जाएगा, फिर -5 +5 से कट जाएगा, तो ऐसे ही कटता चला जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, केवल जो 5 है यही बच जाएगा, ठीक है। जो 5 है वही बच जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक। बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 5। अब क्या है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख का मतलब क्या हुआ, 100 लाख, और 100 लाख मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 49 में क्या है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या है, 100। अब 100 है, मान लो पूर्ण संख्या जो जोड़ी जाती है वो x है, ठीक। और वही संख्या फिर क्या की जाती है, इसमें से घटा दी जाती है, 100 - x हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, ये मान लीजिए 100 है, ठीक है। 100 + x है और इसमें क्या करते हैं आप, 100 - x है। ये क्या है, इसमें x जोड़ा जा रहा है और फिर x घटा दिया जा रहा है, जहाँ पे x क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे, इसका योग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये +x और -x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 100 में 100 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और ये जो 200 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, 36 30 का एक गुणनखंड है, कौन सा। नहीं, एक गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 36 30 का कौन सा इसमें से गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्या करना था, इसमें सीधे समझ लीजिए आप डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये, नहीं तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल अगर होता तो आप ये जान जाते कि जिसके अंत में 0 होता है या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से तो ये डिविजिबल है, तो 5 तो होगा नहीं। फिर अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 3 + 3 और 6 + 0, मतलब इवन प्लेस वाले नंबर्स और ऑड प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करके और उनका डिफरेंस निकालते हैं। और वो डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल होता है, तो क्या होता है, वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे क्या है, 36 30 है, तो 3 3 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा, 6 - 6 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जो ये डिजिट्स लिखे हैं इनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सम कर देख लेते हैं क्या इसका सम कितना होगा। तो 3 6 9 9 और 3 12, तो ये क्या होगा, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये भी सही है। लेकिन 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि ये जो डिजिट हैं इसके, इनका सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तब ये क्या हो जाएगी, संख्या 9 से डिविजिबल होगी। लेकिन ये जो डिजिट्स हैं इनका सम हो रहा है 12, और 12 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9 इसका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 9 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है भैया, खरीदने दो। जिसका मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये का साबुन है जो खरीदना है किसको, संगीता को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, मतलब 5 रुपये हैं उसके पास, ठीक। और 2 रुपये का नहीं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये और हैं, ठीक।
और 5 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 5 सिक्के का मतलब क्या हुआ, 2.5 रुपये। यही तो हुआ 2.5, यही तो हुआ। अब इनको पूरा जोड़ लीजिए, कितना हुआ ये, 5 2 7, 7 और 2 9, 9.5 रुपये हो गए। ठीक है, 10 रुपये का साबुन लेना था, जिसमें इसके पास कितने रुपए हो गए, 9.5 रुपये हो गए। अब पूछ रहा है कि उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत है। तो उसे कितने धनराशि की ज़रूरत है, बस आधा रुपया और चाहिए, या कह सकते हैं 50 पैसा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखा है, 0.50 यानी कि 50 पैसा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 0.50 रुपया। अब देखिए फिर क्या है, रुबीना ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की। अब 16:50 यानी कि शाम के कितने बजे, 4:50 पर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो 16:50 पर शुरू की है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसी दिन 21:15 पर यात्रा समाप्त भी कर दी। मतलब क्या है, इतने बजे चली ये और 21:15 पर जहाँ इन्हें पहुँचना था वहाँ ये पहुँच गई। ठीक, अब पूछ रहा है कि यात्रा पूरा करने के लिए कितना समय लिया गया। तो 4:50 पर इन्होंने शुरू किया। अब 10 मिनट हम इधर छोड़ देते हैं। ठीक, मान लेते हैं 5 बजे से शुरू किया। तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे हुए, 4 घंटे। 5 और 4 9, 4 घंटे ये हो गए। और 10 मिनट इधर था, छोड़ा था, और 15 मिनट उधर ज़्यादा है। तो 15 और 10 25 मिनट और हो गया। तो 4 घंटे 25 मिनट जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, 4 घंटे 25 मिनट। अब इसमें देखिए क्या है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है। अब बढ़ते हुए क्रम में तो 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है। ठीक है, 1/4 क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा है। क्यों, क्योंकि एक में 4 लोग हैं, ऐसे समझ लीजिए। कोई एक सामान है, उसमें 4 लोगों को लेना है, तो सबको कम कम मिलेगा। जब एक सेब होगा और उसमें 3 लोग लेंगे तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलेगा। तो 1/3 जो है वो 1/4 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और जब एक सामान हो और उसमें 2 लोग ही केवल हिस्सेदारी करें तो क्या होगा, वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो 1/2 जो होगा वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1/4 सबसे छोटा है, फिर 1/3 है, उसके बाद 1/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में ये हो गया। अब क्या है, अब है ये कि प्रियदर्शिनी, कोई है प्रियदर्शिनी जी। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो 4.8 किलोग्राम बादाम खरीदती हैं और 2500 ग्राम किशमिश खरीदती हैं और 3.5 किलोग्राम काजू खरीदती हैं। और उन तीनों को वो क्या करती हैं, एक ही में मिक्स कर देती हैं। तो बादाम कितना उन्होंने ख़रीदा था, 4.8 यानी कि 4800 ग्राम कह सकते हैं। और किशमिश कितना ख़रीदी थी, 2500 ग्राम। ठीक, और क्या ख़रीदी थी, 3500 ग्राम उन्होंने क्या ख़रीदा था, 3500 ग्राम उन्होंने क्या ख़रीदा था, काजू भी ख़रीदा था। ठीक, इतना चीज़ उन्होंने ख़रीदा था। अब इस सब को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 8 18 के 8, 1 हासिल, 4 2 6 3 9, 1 हासिल 10, 10,800 ग्राम हुआ ये टोटल। ठीक, कितना हुआ, 10,800 ग्राम। ठीक है, अरे लिख जाओ भैया, 10,800 ग्राम हुआ। अब क्या कर रही हैं वो, इन सबको मिक्स करके जब मिक्स कर दिया तो ये टोटल हो गया 10,800 ग्राम। अब वो क्या कर रही हैं कि 3 दर्जन पैकेट बना रही हैं और सब में बराबर बराबर वो क्या कर रही हैं, इनको भर दे रही हैं। तो 3 दर्जन पैकेट का मतलब कितना हुआ, 3 दर्जन पैकेट का मतलब हुआ 12 3 36, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हुए, 36 पैकेट। ठीक, अब 36 पैकेट में बराबर बराबर भर रही हैं वो। तो 10,800 को 36 से भाग करेंगे। ठीक, जब 36 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और
9 एकम 9, 1 18, 9 दूनी 18, 1200 हुआ। ठीक, और 4 एकम 4, 4 तियाँ 1200, तो ये कितना आ जाएगा आपका 300 ग्राम आएगा। तो जो ये 300 ग्राम आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो प्रत्येक पैकेट में कितना भरेंगी वो 300 ग्राम भरेगी। ठीक, अब है प्रश्न संख्या 55। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, अब वर्ग की भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा थी तो इसका जो क्षेत्रफल था कितना था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको दुगना कर दिया गया, कितना, 10 कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दाइन 100, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब दुगना किया गया तो ये कितना हो गया, इससे कितना ज़्यादा है, 25 चौका 100, ये 4 गुना हो गया। ठीक है, कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 गुना। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 56, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है, ये भी सही है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है, ये गलत है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो सी वाला है आपका ये सत्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी वाला जो होगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, सीक्वेंस, 1 फिर 6 फिर 15 फिर डैश है, फिर 45 फिर 66 फिर 51। तो 1 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक, 6 में जब हम 9 जोड़ते हैं, मतलब जो 5 हमने जोड़ा था उसमें 4 बढ़ा के जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो हमने 9 जोड़ा था तब 15 हुआ था, उस 9 में हम 4 और बढ़ा के जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, इसमें यानी कि अगर हम जोड़ दें 15 में तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 1 2, 28 होगा। तो यही जो 28 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा। ठीक, अब है प्रश्न संख्या 58। 58 में क्या है, रक्त समूह दिया हुआ है एक ग्रुप में और एक ग्रुप में दिया है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ए रक्त समूह कितने लोगों का है, 9 विद्यार्थियों का है। बी रक्त समूह 6 विद्यार्थियों का है। ओ रक्त समूह 12 विद्यार्थियों का है और ए बी रक्त समूह 3 विद्यार्थियों का है। अब ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक किसका है, ओ का है, कितना है, 12 लोगों का है ओ। और सबसे कम कितना है, ए बी है, ए बी कितने लोग का है, 3। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि कितना हो गया, 4:1 जो है यही सही है। ठीक, तो इसका जो 58 है इसका पहला वाला जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अम्मिनी, अम्मिनी होंगी कोई, अम्मिनी हम जानते नहीं हैं फ़िलहाल तो इन्हें। ठीक है, तो देखते हैं क्या करती हैं अम्मिनी जी। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं। अब देखिए अलग अलग प्रकार के कितने आयत बनेंगे। ठीक, अब अगर हम ले लेते हैं कि एक साइड 1 होगी तो दूसरी साइड कितनी होगी, 36 होगी। अगर हम 2 लेंगे तो कितना होगा, ये 18 होगा, मतलब 1/36 होगा, 2/18 होगा, 3 छक 18 ये हो जाएगा, और फिर 4 9 36। ठीक, 4 9 36 हो जाएगा, 4 तो हो गया, 5 से होगा नहीं 36, 6 छकाहक 36, फिर 6 से करेंगे तो 6/6 का जो होगा वो क्या हो जाएगा,
फिर 6x6 हो गया, उसके बाद 7x8x 9x। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो 5 आयत जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 5 आयत बना सकती है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। ठीक है, त्रिआयामी, तो त्रिआयामी की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वैसे ये 6x6 वाला तो वर्ग होगा ना, तो इसमें 4 सही जवाब हो सकता है। ठीक है, 6x6 वाला जब दोनों ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो वर्ग ही हो जाएगा ना, आयत तो यही 4 होंगे, तो इसमें जो 4 होगा ये सही जवाब होगा, 6 नहीं होगा। ठीक, ये जो 4 होगा यही सही जवाब हो गया। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। तो त्रिआयामी आकृतियाँ किसमें किसमें हैं, अब वृत्त तो 2 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, और घन, घनाभ, गोला, बेलन, घन भी क्या है 3D है, घनाभ भी 3D है, गोला भी 3D है, बेलन भी 3D है। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें अर्धवृत्त दिया है, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें भी वृत्त दिया है, ये भी 2 डायमेंशनल है। तो ये जो होगा बी वाला घन, घनाभ, गोला या फिर बेलन, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था गणित का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बनाते हैं किसका, EVS का। तो EVS के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़े देर में अगला वीडियो भी पहुंच जाएगा आपका।